Hello everyone and welcome back to the English Hour. So today we are going to discuss the 2 April mornings written by William Wordsworth. In my last video we had discussed the poem Matthew. So the 2 April mornings भी Matthew poems इसी poetry collection का एक part है. So basically the 2 April mornings अगर sequence से देखा जाए तो second poetry है. थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं. जैसे कि आप सभी को पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रिटिश लिटरेचर की दुनिया की एक नामी हस्ती थे. उनका बर्थ हुआ था अप्रैल 7, 1770 को और उनकी डेथ हुई थी अप्रैल 23, 1850 को. एंड एज यू ऑल नो कि वो एक रोमांटिक पोएट थे, तो उनकी पोइट्रीज में नेचर का काफ़ी जिक्र होता था. अगर उनके मेजर वर्क्स के बारे में बात करें तो लिरिकल बैलेड, द प्रिलूड, द एक्सकर्शन, ये उनके काफ़ी फेमस वर्क्स थे. सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स ये बेसिकली एक लिरिकल पोम है और इसको कंपोज किया गया था 1800 में और ये मैथ्यू पोम्स इस पोइट्री कलेक्शन की सेकंड पोम है. सो बेसिकली वर्ड्सवर्थ जो है नेचर, ऑब्वियसली वो एक रोमांटिक पोइट थे तो वो नेचर को बहुत अप्रिशिएट करते थे. एंड इन दिस पर्टिकुलर पोम उनका दोस्त मैथ्यू जो कि एक स्कूल मास्टर था और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दोनों के बीच का कॉन्वर्जेशन चल रहा है जिसमें एमा एक छोटी 6 साल की बच्ची है जिसकी डेथ हो चुकी है और ये डॉटर है मैथ्यू की, इसका भी जिक्र होता है. सो बेसिकली दोनों वॉक कर रहे हैं, मैथ्यू एंड वर्ड्सवर्थ, और उन दोनों के बीच ही कॉन्वर्सेशन मतलब ये पोम है. तो चलो देखते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टैंजा 1. वी वॉक्ड अलोंग while bright and red uprose the morning sun, and Matthew stopped. He looked and said, "The will of God be done." सो इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा विलियम वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड मैथ्यू के साथ में वॉक पे निकले हैं और वो बेसिकली बता रहे हैं कि हम दोनों जब वॉक कर रहे थे तब सुबह थी और चमकीला सूरज निकल रहा था. तो मैथ्यू थोड़ा देर रुका, उसने यहाँ वहाँ देखा और कहा द विल ऑफ गॉड बी डन, मतलब भगवान की जो इच्छा है वो पूरी होगी. दैट मीन्स हमको ये समझ में आ रहा है कि मैथ्यू एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, भगवान ने जो किया जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं. ये मैथ्यू एक्सेप्ट कर रहा है. इस स्टैंजा में हमको ये पता चलता है. स्टैंजा 2. A village schoolmaster was he, with hair of glittering grey, as blithe a man as you could see on a spring holiday. यहाँ पे वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड मैथ्यू के बारे में बता रहे हैं कि वो एक गांव का स्कूल मास्टर था और उसको डिस्क्राइब करते हुए बोल रहे हैं कि उसके हेयर जो है वो ग्रे थे और ग्लिटरिंग ग्रे थे. सिर्फ ग्रे नहीं थे, वो चमकीले ग्रे थे. आगे वो बोलते हैं एज ब्लिथ अ मैन एज यू कुड सी. यहाँ पे ब्लिथ का मतलब है चीयरफुल, जॉयफुल होना या फिर केयरफ्री होना. तो मतलब मैथ्यू इतना ब्लिथ था, इतना जॉयफुल और चीयरफुल था जैसे कि कोई स्प्रिंग के हॉलीडेज में होता है. और यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच में इमेजरी और सिमिली का यूज हुआ है. स्टैंजा 3. And on that morning through the grass and by the streaming rills we travelled merrily to pass a day among the hills. आगे वर्ड्सवर्थ बोलते हैं एंड ऑन दैट मॉर्निंग, और उस मॉर्निंग पे हम लोग ग्रास पे चल रहे थे और हंसते हंसते हम लोग नदियों के किनारे से, धुआंधार नदियों के किनारे से चल रहे थे. एंड बाय द स्टीमिंग रिल्स, रिल्स मतलब बेसिकली होता है छोटी नदियाँ या फिर नहरें बोल सकते हैं. स्टीमिंग रिल्स का मतलब हम लोग को क्या यहाँ पे समझ में आता है कि रिल्स में से स्टीम निकल रही है, मतलब ओस निकल रही है. दैट मीन्स ये बहुत सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग की बात है. ग्रास भी गीली है, रिल्स भी स्टीम कर रही है और ऐसे खुशनुमा दिन पे मैं और मेरा दोस्त मैथ्यू हंसते हंसते चल रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो है पर्सोनिफिकेशन. एक फ्रेज बन रहा है यहाँ पे, देखिए स्टीमिंग रिल्स, तो हमको ह्यूमन लाइक क्वालिटी देता है जो है पर्सोनिफिकेशन. इसके साथ साथ हमको एलिट्रेशन भी देखने के लिए मिलता है. यहाँ पे टी जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है. स्टैंजा 4. Our work, said I, was well begun. Then from thy breast what thought beneath so beautiful a sun? So sad a sigh has brought. यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं मैथ्यू को, हमारा दिन तो बहुत अच्छे से शुरू हुआ, लेकिन ऐसी कौन सी बात तुम्हारे दिमाग में या फिर तुम्हारे जहन में आ गई कि तुमने इतनी दुख भरी आह भरी.
सो ये बेसिकली वो मैथ्यू को बोल रहा है कि इतने सुंदर सूरज के नीचे इतने ब्यूटीफुल दिन में ऐसी क्या बात तुमको याद आ गई जो तुमने दुख भरी आह भरी है. Stanza 5 and 6, I'll be explaining it together. A second time did Matthew stop, and fixing still his eye upon the eastern mountain top, to me he made reply, yon cloud with that long purple cleft brings fresh into my mind a day like this which I have left full 30 years behind. Stanza 5 and 6 all together. यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि मैथ्यू फिर से एक बार रुका. वो फिर से एक बार रुका और दूर कहीं माउंटेन की तरफ देखने लगा. देखते देखते वो मुझको रिप्लाई दे रहा था, जो कि क्वेश्चन मैंने उसको पूछा था कि तुम अचानक से क्यों शांत हो गए, कौन सी तुमको ऐसी याद आ गई जो तुम अचानक से तुमने आह भरी. सो इस क्वेश्चन का आंसर वो मुझको करता है और बोलता है यॉन क्लाउड विद दैट लॉन्ग पर्पल क्लेफ्ट. यॉन मतलब होता है वो दूर की चीज, मतलब किसी दूर की चीज को अगर हम लोग पॉइंट करके बोल रहे हैं तो उसको बेसिकली यॉन ऐसा पोएटिक लैंग्वेज में बोला जाता है. सो मैथ्यू बोल रहा है वर्ड्सवर्थ को कि वो दूर जो क्लाउड दिख रहा है जिसमें थोड़ी बहुत बैंगनी सी कलर की अगर दरार तुमको दिख रही है, वो मेरे मन में एक फ्रेश मेमोरी ला रहा है. एक्चुअली वो मेमोरी मैंने लास्ट 30 ईयर्स पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज के दिन वो मेमोरी मुझे फिर से फ्रेश लग रही है. Stanza 7. And just above yon slope of corn, such colors and no other were in the sky that April morn of this the very brother. मैथ्यू अपना जवाब कंटिन्यू करते हुए बोलता है एंड जस्ट अबव यॉन स्लोप ऑफ कॉर्न. यॉन स्लोप ऑफ कॉर्न मीन्स वो दूर पे जो स्लोप ऑफ कॉर्न दिख रहा है. अब कॉर्न का कोई स्लोप तो नहीं होगा, राइट. सो यहाँ पे स्लोप ऑफ कॉर्न मतलब एक हिल है, एक माउंटेन है जिसके ऊपर कॉर्न लगे हुए हैं, जिसको पॉइंट करके मैथ्यू बोल रहा है एंड जस्ट अबव यॉन स्लोप ऑफ कॉर्न. जो रंग, जो कलर्स अभी यहाँ पे दिख रहे हैं स्लोप ऑफ कॉर्न्स पे, ऐसे ही सिमिलर, ऐसे ही सेम रंग उस दिन भी थे जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ. जो घटना 30 साल पहले मेरे साथ घटी थी, जो मेमोरी मुझे आज भी फ्रेश लग रही है, उस दिन भी सेम इसी तरह का सीन मैंने देखा था. Stanza 8. With rod and line I sewed the sport which that sweet season gave, and to the churchyard come, stopped short beside my daughter's grave. कि मैथ्यू कहते हैं विथ रॉड एंड लाइन आई सूट द स्पोर्ट. यहाँ पे रॉड एंड लाइन का मीनिंग है फिशिंग. ओके, सो मैथ्यू ने एक पोएटिक लैंग्वेज यूज़ किया है, वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक लैंग्वेज यूज़ किया है और उसको कहा है रॉड एंड लाइन. दैट मीन्स यहाँ पे फिशिंग की बात हो रही है. सो मैथ्यू बता रहे हैं, बेसिकली खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेरे पास एक फिशिंग रॉड थी, लाइन थी और मैं फिशिंग की एक्टिविटी में इंगेज था और अपना जो सीजन है वो एंजॉय कर रहा था. बेसिकली फर्स्ट 2 लाइन्स का मीनिंग ये है. तो फिर मैं थोड़ा आगे गया और चर्चयार्ड के तरफ गया. चर्चयार्ड में जाने के बाद में मैं रुका. कहाँ पे रुका? मेरी डॉटर की ग्रेव के बाजू में जाके रुका. तो अब हमको यहाँ पे पता चलता है कि मैथ्यू अपनी डॉटर की डेथ के बारे में बात कर रहे थे, जो मैथ्यू ने मेमोरी शेयर की थी. शायद आज का भी दिन उसी दिन के जैसे रहा होगा, खुशनुमा दिन, हरी भरी ग्रास, उगता हुआ सूरज, शायद इसी टाइप का एटमॉस्फेयर रहा होगा उस दिन पे जिस दिन उसके लड़की की, उसके बेटी की डेथ हुई थी. और आज उसी दिन पे 30 साल बाद उनको उसी मेमोरी की याद आई है. सो वो अपनी बेटी के ग्रेव के बाजू में खड़े हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच बनता है जिसका नाम है जक्सटैपोजिशन. आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा. अगर ये नहीं पता है तो आपको एंटीथेसिस तो ज़रूर पता होगा. सो जक्सटैपोजिशन भी एंटीथेसिस के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे इमोशन कॉन्ट्रास्ट होते हैं. तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि पहले वो फिशिंग एंजॉय कर रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन वो चर्च यार्ड में जाता है और अपनी बेटी के ग्रेव के पास में जाता है. तो डेफिनेटली वहाँ पे खुश तो नहीं होगा, राइट, वहाँ पे दुखी होगा. सो फिशिंग करते हुए वो खुश था एंड जब वो ग्रेव के पास में गया तब वो दुखी था. तो यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है. सो कीप दिस इन माइंड. Stanza 9. 9 summers had she scarcely seen, the pride of all the vale, and then she sang, she would have been a very nightingale.
मैथ्यू बोलते हैं कि मेरी बेटी ने सिर्फ 9 समर्स देखे थे, मतलब वो सिर्फ 9 साल की थी जब उसकी डेथ हुई थी। वो उस पूरे गांव की, पूरी वैली की प्राइड थी। ठीक है, सबको उस पे नाज था। वो इतनी सुंदर गाती थी, मतलब अगर वो जिंदा होती तो शायद वो नाइटिंगेल बनती, वो इतनी सुंदर गाती थी। Stanza 10. 6 feet in earth my Emma lay, and yet I loved her more, for so it seemed, than till that day I ever had loved before. बहुत ही दुख के साथ, इंटेंस ग्रीफ के साथ में मैथ्यू हमको बताता है कि 6 फीट इन अर्थ माई एमा ले, ज़मीन में 6 फीट अंदर मेरी एमा लेटी हुई थी। मतलब मेरी एमा को दफनाया गया था ज़मीन में 6 फीट अंदर। सो डिस्पाइट हर डेथ, उसकी मौत होने के बाद में भी मैथ्यू फील करता है कि उसका प्यार उसी गहराई से अंदर गया है जिस गहराई से उसको दफनाया गया था। मैंने शायद इससे ज़्यादा प्यार मेरी बेटी से कभी आज के पहले नहीं किया था जितना आज करता हूँ जबकि वो मर गई है। Stanza 11. And turning from her grave I met beside the churchyard yew a blooming girl whose hair was wet with points of morning dew. आगे मैथ्यू बोलते हैं कि जब मैं उसकी कब्र से मुड़ा और थोड़ा आगे गया तो कब्रिस्तान में, चर्च यार्ड में एक बहुत बड़ा यू का वृक्ष था, यू का पेड़ था। तो वहाँ पे मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, बहुत ही खिलती हुई दिख रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, और उसके बाल गीले थे। उसके बाल सुबह की ओस की बूंदों से गीले हो चुके थे। Stanza 12. A basket on her head she bare, her brow was smooth and white, to see a child so very fair, it was a pure delight. आगे मैथ्यू बताते हैं कि वो लड़की के सर के ऊपर एक छोटी सी टोकरी थी, एक छोटी सी बास्केट थी, और उसका जो फोरहेड था वो बहुत ही सफ़ेद था, बहुत ही गोरा था, जो कि उसको एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल बना रहा था। और वो इतनी इनोसेंट और चार्मिंग लग रही थी कि उसको देखना एक प्योर डिलाइट था। Stanza 13. No fountain from its rocky cave ever tripped with foot so free, she seemed as happy as a wave that dances on the sea. इस पर्टिकुलर स्टैंजा में मैथ्यू गर्ल के जॉयफुल नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उस लड़की के लाइट और अनहिंडर्ड मूवमेंट्स को वो कंपेयर कर रहे हैं वाटर ऑफ फाउंटेन से। जो फ्री फ्लोइंग वाटर रहता है, जो फाउंटेन या गुफा से निकलता है, उससे उस लड़की की अनहिंडर्ड मूवमेंट को वो कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली वो बोल रहे हैं वो गर्ल इतनी केयर फ्री और इतनी जॉयफुल है कि जैसे कोई सी पे वेव्स डांस कर रही है, समुद्र में लहरें डांस कर रही है, वो इतनी फ्री और इतनी जॉयफुल और इतनी केयर फ्री है। ऑल्सो आप फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी ध्यान दीजिए। ऑल्दो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन वर्बल, बट मैंने आपको ऑलरेडी रिटन में दे दिया है, सो प्लीज फोकस अपॉन द फिगर्स ऑफ स्पीच एज वेल। स्टैंजा 14. There came from me a sigh of pain which I could ill confine. I looked at her and looked again and did not wish her mine. आगे मैथ्यू कहते हैं कि फिर मैंने एक आह भरी, मैंने उस लड़की की तरफ देखा, फिर से देखा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी हो जाए। सो बेसिकली ये स्टैंजा का मीनिंग ऐसा है कि मैथ्यू की लड़की की तो डेथ हो गई है, लेकिन ये चर्च यार्ड में, कब्रिस्तान में जो लड़की दिखी है, ये लड़की कंप्लीटली मैथ्यू के रियल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये उसी की याद दिला रही है, लेकिन फिर भी इसको देखने के बाद में भी मैथ्यू ऐसा सोचता है कि नहीं, मेरी बेटी ऑलरेडी मर चुकी है और मैं नहीं चाहता कि ये लड़की मेरी बेटी बने। बेसिकली मेरी बेटी चली गई है और ये किसी और की बेटी है, तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरी हो। द लास्ट स्टैंजा, दैट इज 15. Matthew is in grave, I said, and all is gone away. Thus seemed it for our final parting as we stood on that day. ये जो लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 15, ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। सो ये स्टैंजा कहता है मैथ्यू इज इन ग्रेव। सो बेसिकली ये एंटायर पोएम अभी तक कौन नरेट कर रहा था? मैथ्यू। बट एक्चुअली मैथ्यू नरेट कर रहे थे क्या? नो, राइटर नरेट कर रहे थे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हमको बता रहे थे कि मैथ्यू ने ऐसा कहा, मैथ्यू ने वैसा कहा। करेक्ट। सो अभी विलियम वर्ड्सवर्थ खुद बोल रहे हैं कि मैथ्यू इज इन हिज ग्रेव।
मैथ्यू अभी अपनी कब्र में है, मैथ्यू मर चुका है और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। ये दिन को विलियम वर्ड्सवर्थ उस दिन से कंपेयर करते हैं, उस दिन के दुख से कंपेयर करते हैं जिस दिन मैथ्यू की डॉटर मैथ्यू को छोड़ के चली गई थी। और अपनी बेटी के साथ अंतिम विदाई के वक्त मैथ्यू को भी शायद उसी तरीके से फील हो रहा होगा जिस तरीके से आज मैं फील कर रहा हूँ। अब हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देख लेते हैं ब्रीफ में। सो यहाँ पे बेसिकली वर्ड्सवर्थ ने 2 अप्रैल की मॉर्निंग्स को कंपेयर किया है। वो भी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जिस दिन मैथ्यू की बेटी एमा की डेथ हुई थी, और ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग है जब मैथ्यू और वर्ड्सवर्थ साथ में हरी भरी ग्रास में उगते हुए सूरज में वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग मॉर्निंग्स को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे पर्सनल ग्रीफ के बारे में बहुत बातें हुई है, साथ साथ नेचर की ब्यूटी के भी बारे में बातें हुई है। यहाँ पे मैथ्यू के दिल के अंदर के एम्प्टीनेस को हमने देखा है, साथ ही में उसके वो खुशी वाले फीलिंग को भी देखा है जब वो उस लड़की को देखता है जो चर्च यार्ड के पास में यू ट्री के पास में उसको मिलती है। उस खुशी के साथ में उस दुख को वो कंपेयर कर रहा है। तो अब हम थीम्स के बारे में देखते हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं थीम्स डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर लूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो द वेरी फर्स्ट थीम इज ग्रीफ एंड लॉस, सेकेंड मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन, थर्ड नेचर एंड इट्स कॉन्ट्रास्ट विथ ह्यूमन इमोशन, एंड फोर्थ द पैसेज ऑफ टाइम। सो ये थी द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स जिसमें हम लोग ने कॉन्ट्रास्ट फीचर्स देखे। अगर आपकी लाइफ में भी आपने अपने किसी नियर और डियर वंस को खो दिया हो और आप इतने ग्रीफ में हो कि आप अपने आसपास की खुशनुमा चीज़ें भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है आपकी लाइफ में, अगर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो डेफिनेटली डू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पोम, ब्यूटिफुल पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। मैंने बहुत जगह पे फिगर्स ऑफ स्पीच डाले हैं एंड बहुत सारे ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच है जो मैंने मेंशन नहीं किए हैं, बट आई वांट यू गाइज टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। डू अंडरस्टैंड द पोम, रीड दी पोम करेक्टली, और कमेंट सेक्शन में मुझे फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैंने छोड़े हैं वो मुझे बता दीजिए। और अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ में मेरा चैनल शेयर करिए। थैंक यू सो मच।